स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका एवोल्यूशन। आज हम लोग समझेंगे एक नई टॉपिक जो है आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या होता है, इस पर डिस्कशन की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ध्यान समझिएगा। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन in a true sense would have started when cellular form of life with differences in metabolic कैपेबिलिटी originated on अर्थ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि इवोल्यूशन जो है वह वास्तविक रूप से नेचुरल सिलेक्शन के रूप में स्टार्ट हुआ, और यह एक सेलुलर फॉर्म के रूप में एक जो है सेलुलर फॉर्म बना, और वहाँ से इनमें फिर डिफरेंसेस स्टार्ट हुए अर्थ पे। मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस उत्पन्न हुए, जिससे उनमें नेचुरल सिलेक्शन होता गया और एवोल्यूशन जो है अर्थ पे स्टार्ट हुआ। तो नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन अपने ओरिजिनल फॉर्म में तब स्टार्ट हुआ जब जब लाइफ के सेलुलर फॉर्म ने अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी थी, उनमें डिफरेंसेस के कारण अपना लाइफ स्टार्ट किया। तो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंस होने के कारण अपने लाइफ को जब सेलुलर फॉर्म्स आगे बढ़े, तो वहीं से नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो मेटाबॉलिक सेलुलर फॉर्म्स, जो सेलुलर फॉर्म्स थे, वे अपने लाइफ में मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंस होने की वजह से वे अलग होते गए नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, और सही अर्थ में जो है एवोल्यूशन की शुरुआत वहीं पर हुई थी। तो प्राकृतिक वर्ण से एवोल्यूशन अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के सेलुलर फॉर्म ने अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैपेबिलिटीज के डिफरेंसेस के कारण अपना लाइफ आरंभ किया होगा। तो उस टाइम से जो है डिफरेंसेस स्टार्ट हुए। द इसेंस ऑफ डार्विनियन थियरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एवोल्यूशन में डार्विन का जो थियरी था, वह उसका जो मेन था वो था नेचुरल सिलेक्शन। द इसेंस ऑफ डार्विनियन थियरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के थियरी में जो मेन इसेंस था एवोल्यूशन का, वह नेचुरल सिलेक्शन था। तो एवोल्यूशन के डार्विन का जो थियरी है, उसका जो मूल तत्व है, तो जो मूल पार्ट है वह है नेचुरल सिलेक्शन। द रेट ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नए स्पीसीज के अपीयर होने का जो रेट है, ठीक है, वह उसके लाइफ साइकिल से या लाइफ स्पेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, नई जातियों की जो उत्पत्ति होगी, नए जो स्पीसीज दिखाई देंगे, उनके जो रेट होंगे, उनके जो दर होंगे, इज लिंक टू द लाइफ साइकिल, वह उसके लाइफ साइकिल से जुड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि जिनका लाइफ साइकिल कम टाइम पीरियड का होगा, वह जल्दी जो है अपना फॉर्म को दिखाएंगे, अपीयरेंस को दिखाएंगे एवोल्यूशन का, और जिनकी लाइफ स्पेन थोड़ी बड़ी होगी, वह काफ़ी देर में दिखाएंगे। तो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पेन। ठीक है, तो नए स्वरूप के प्रकट होने की जो दर है, ठीक है, नया जो स्पीसीज होगा कब प्रकट होगा, तो वह उसके जीवन चक्र से या जीवन अवधि से जुड़ा हुआ है। माइक्रोब्स जिनका लाइफ टाइम कम होता है, कम टाइम पीरियड, माइक्रोब दैट डिवाइड फास्ट
हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर। तो आप देख रहे हैं माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, उनमें मल्टीप्लाई करने की बहुत तेज क्षमता होती है और यह लाखों की संख्या में कुछ ही घंटों में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब जो कि जिसमें तेजी से विभाजन होता है, तेजी से डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन की क्षमता इनमें होती है और 1 घंटे के भीतर जो है यह मिलियंस, लाखों की संख्या में तैयार हो जाते हैं। ठीक, अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है जिसे आप ए कह सकते हैं, से ए, ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम, built in variation in term of ability to utilize a feed component। ठीक है, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, मान लीजिए वह ए कॉलोनी है, ठीक है, अब इन्हें एक मीडियम में इनकी अपने संख्या को बढ़ाते हैं और इनकी संख्या जो है वो डिपेंड करती है इनके फूड मटेरियल पे, कितना आप फूड मटेरियल उसको दे रहे हैं उससे पर इनकी संख्या निर्भर करेगी, वेरिएशन डिपेंड करेगा। ठीक, अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फूड कंपोनेंट। ठीक है, तो बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वह किसी मीडियम में ग्रो करेगी, वह डिपेंड करेगा कि वह किस टाइप के फूड को वह यूटिलाइज कर रहे हैं, उस बेस पे जो है अपने कॉलोनी को वह विकसित करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया की एक कॉलोनी जो है एक विशेष माध्यम में बढ़ती है, क्योंकि जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल के एक कंपोनेंट का यूज करके, ठीक है, फूड मटेरियल के कंपोनेंट का यूज करने की ही उसमें क्षमता निहित होती है। अ चांस इन ए द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी। ठीक है, तो एक संभावनाएं होती हैं, एक विशेष बदलाव, ठीक है, जीव संख्या का केवल एक अंश सामने लाएगा जो कि नई परिस्थितियों में जीवित रह सकें, दैट कन्वाइव सर्वाइव अंडर अ न्यू कंडीशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अ चांस इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट, एक मीडियम कंपोजिशन में एक चांस होता है, ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, कि उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यू कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब हम किसी गिवन कॉलोनी को फूड कंपोनेंट दिया जाएगा, जैसे बैक्टीरिया की कॉलोनी ए मान लीजिए, तो वह उस फूड का यूज करेगा और अपनी तेजी से अपने संख्या को ग्रो करेगा। और एक चांस है, यह भी है कि मीडियम कंपोजिशन का यूज करके वह अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। मान लीजिए एक दूसरा पॉपुलेशन तैयार हुआ है बी उसी में, और वह जो पॉपुलेशन बी तैयार हुआ है उसमें एक न्यू कंडीशन में सरवाइव करने की क्षमता है। ठीक है, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ में डिफरेंसेस होता है जो न्यू कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपने देखा बैक्टीरिया के कॉलोनी को फूड दिया गया और यह अपने लाखों की संख्या में ग्रो की, और इसी में से कुछ पॉपुलेशन ऐसे हैं जो एक न्यू कंडीशन में सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन, ठीक है, जो डिफरेंट पॉपुलेशन है जो न्यू कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं, जिनके पास ये क्षमता है, ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतते ही जो वेरिएंट पॉपुलेशन है, जो डिफरेंट पॉपुलेशन है, वे आउट ग्रोथ द अदर, वह दूसरे की तुलना में जो है ग्रोथ करेंगे, अपीयर अ न्यू स्पीसीज, और एक न्यू स्पीसीज की तरह दिखाई देने लगेंगे। तो जो पॉपुलेशन में डिफरेंट थे वे समय के साथ जो है उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, वेरिएंट पॉपुलेशन तैयार होगा और एक न्यू स्पीसीज के रूप में दिखाई
देंगे, आउटग्रो द अदर एंड अपीयर अ न्यू स्पीसीज। ठीक है, दिस वुड हैपन विद इन डे, यह जो है कुछ दिनों में हो जाएगा। ठीक है, या फिर यह होने में कई वर्ष भी लग सकते हैं। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन ए फिश, अगर यह फिश की बात की जाए तो यही चीज होने में फिश में, फाउल में वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, लाखों साल लग जाएंगे। एज लाइफ स्पान ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पान है, जीने का टाइम पीरियड जो है वह वर्षों में है, तो इनमें यह परिवर्तन दिखने में, न्यू स्पीसीज बनने में लाखों साल लग जाएंगे, जबकि जिनका लाइफ स्पेन कम ही टाइम पीरियड का होता है उनमें परिवर्तन जो है कम ही समय में दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि बैक्टीरिया की कॉलोनी में एक विशेष मीडियम में, ठीक है, फूड प्रोवाइड किया गया जिससे वो अपना संख्या बढ़ाने लगी। तो बैक्टीरिया, जिसको आप ए मान रहे हैं कि एक कॉलोनी एक विशेष माध्यम में बढ़ती हैं, क्योंकि उनका जो फूड मटेरियल है वे उस कंपोनेंट का यूज करने की क्षमता उसमें निहित होती है। तो एक फूड मटेरियल उनको दे दिया गया, तो उसका वो यूज करके अपनी संख्या को बढ़ाएंगी। और माध्यम कंपोजिशन जो है उसमें विशेष बदलाव जो है अगर किया जाए, तो माध्यम कंपोजिशन में बदलाव से पॉपुलेशन का केवल, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट जो है सामने आएगा जो नई परिस्थिति में जीवित रह सकेगा। ठीक है, मान लीजिए वो बी है जो माध्यम के कंडीशन चेंज करने पर बच जा रहा है और वो अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर आप जो, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया ग्लूकोज का यूज कर रहा है, तो अगर आप उसको ग्लूकोज दे रहे हैं फीड मटेरियल के रूप में, तो तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाएगा। ठीक, अगर हम जो ग्लूकोज दे रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दिए, दूसरा मटेरियल दे रहे हैं, तो ऐसा होगा कि उसमें कुछ जो है बैक्टीरिया उस दूसरे दिए गए मटेरियल का यूज करके अपने संख्या को बढ़ाएंगे। बाकी लोग तो नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन जो बढ़ाए हैं, मान लीजिए वो बी है, फिर वह टाइम पीरियड के साथ धीरे धीरे जो है बी वालों की संख्या बढ़ेगी और एक नई स्पीसीज के रूप में वह प्रकट होंगे। और यह कम ही समय में हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन कम ही टाइम का होता है। ठीक, तो यह है आपका कि बैक्टीरिया के एक कॉलोनी में एक विशेष मीडियम में उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है, और यह उनके फीड मटेरियल पर डिपेंड करता है कि यह किस फीड मटेरियल का ज़्यादा उपयोग करती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। अगर मीडियम कंपोजिशन में बदलाव कर दिया जाए, मीडियम कंपोजिशन में चेंज कर दिया जाए, तो पॉपुलेशन, ठीक है, का केवल वह पार्ट जो है सामने आएगा जो नई परिस्थिति में जीवित रह सकेगा। और एक टाइम पीरियड के दौरान जो है यह परिवर्तन जो है, जो नए स्पीसीज हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और नई स्पीसीज के रूप में प्रकट होंगे। और यह घटनाएं जो होंगी बैक्टीरिया में, यह कुछ दिन के भीतर ही होगा, कम टाइम पीरियड में ही होगा। ठीक इसी तरह से अगर फिश में बात किया जाए या फाउल में बात किया जाए, मुर्गी में बात किया जाए, तो यह घटना होने में लाखों वर्ष लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि उनकी लाइफ स्पेन जो है लंबी होती है, उनकी लाइफ स्पेन लंबी होती है, इसलिए उनमें लाखों टाइम लग जाएगा, लाखों वर्ष लग जाएगा। बैक्टीरिया में यह घटना जो है कम ही समय में हो जाएगा। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए अंडर न्यू कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो बी जो तैयार हुआ था पॉपुलेशन, उसकी फिटनेस जो है न्यू कंडीशन में डेवलप रहने की ज़्यादा है ए की तुलना में। हियर वी से दैट फिटनेस बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर न्यू कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे बी की फिटनेस जो है काफ़ी अच्छी है न्यू कंडीशन में डेवलप होने की ए की तुलना में। ठीक, नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर जो है वह फिटनेस को सेलेक्ट करती है, जो फिट होता है उसी को सेलेक्ट करती है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। ठीक है,
तो वन मस्ट रिमेंबर दैट, हमें यह याद रखना चाहिए कि जो उपयुक्तता है, सो कॉल्ड फिटनेस, जिसे हम फिटनेस कह रहे हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, वह कैरेक्टर पर आधारित होती है, विच आर इनहेरिटेड, जो कि इनहेरिटेड है, जो कि ऑफ स्प्रिंग्स में भी जाती है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में भी जाती है। तो वन मस्ट रिमेंबर दैट, यह हमें याद रखना चाहिए, सो कॉल्ड फिटनेस, जिसे आप फिटनेस कह रहे हैं, वह कैरेक्टरिस्टिक्स पे आधारित है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, ठीक है, जो कि वंशानुगत है, जो कि आप स्प्रिंग में भी जाती है। ठीक, तो आपने देखा कि नेचर जो है वह फिटनेस को चुनती है, प्रकृति जो है उपयुक्तता को चुनती है, और हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि जो उपयुक्तता है उन विशेषताओं पर, उन स्पेशलिटी पर आधारित है, जो कि, ठीक है, इनहेरिटेड होती है, वंशानुगत होती है, ठीक है। Hence there must be genetic basis for getting selected to evolve, ठीक है। अतः जो सिलेक्शन है, ठीक है, इवोल्यूशन के लिए, वह जेनेटिक बेस पे होना चाहिए, ठीक है, जेनेटिक बेस पे होना चाहिए। Hence there must be genetic basis for getting selected and to evolve, ठीक, चयनित होने तथा विकास के लिए निश्चित ही एक आनुवांशिक आधार होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? एक जेनेटिक बेस होना चाहिए। देयर मस्ट बी जेनेटिक बेस, किसके लिए? फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व, ठीक है, सिलेक्शन होने के लिए, चयनित होने के लिए, और इवोल्यूशन होने के लिए, विकास होने के लिए एक जेनेटिक बेस होना चाहिए, आनुवांशिक आधार होना चाहिए। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग्स इज, दूसरे शब्दों में अगर हम इस बात को कहें, सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में जीवित रहने के लिए उनमें बेहतरीन अनुकूलन होता है, ठीक है। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग्स इज दैट, इसी बात को अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो हम कहेंगे कि सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडाप्टेड टू सर्वाइव ऑफ एन अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, ठीक है। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जिंदा रहने की क्षमता जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में बेहतरीन तरीके से होती है। सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडाप्टेड, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में दूसरों की तुलना में सर्वाइव कर जाते हैं, दूसरों की तुलना में उनमें उस इन्वायरमेंट में जिंदा रहने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कुछ जीव हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, अर्थात प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने से में बेहतर एडाप्टेड होते हैं, ठीक। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, और यही जो एडेप्टिव एबिलिटी है वही जो है उनके आप स्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, ठीक है। जो एडेप्टिव एबिलिटी है इज इनहेरिटेड, एडेप्टिव एबिलिटी जो है इनहेरिटेड होती है, पेरेंट से आप स्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाली होती है, ठीक। हाँ, इट हैज ए जेनेटिक बेसिस, ठीक है, इसका एक आनुवांशिक आधार होता है या एक जेनेटिक बेस होता है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एडाप्ट गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। तो आपने देखा कि फिटनेस जो है, हाँ, इट हैज जेनेटिक बेसिस, इसका जो है आनुवांशिक आधार है, और फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू एडाप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। तो जो नेचर के द्वारा सिलेक्शन है उसका अंतिम रिजल्ट ही फिटनेस है। अगर आप फिट हैं
तो आपके पास ये क्षमता होगी कि आप नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, फिटनेस ही एक अंतिम रिजल्ट है जिससे आप में यह क्षमता होगी कि आप नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। Branching descent and natural selection are two key concepts of डार्विन थियरी एवोल्यूशन। ठीक है, तो डार्विन थियरी जो एवोल्यूशन की है उनमें दो की कंसेप्ट हैं। एक है आपका ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के दो की कंसेप्ट हैं। पहला है आपका ब्रांचिंग डिसेंट और सेकेंड है आपका नेचुरल सिलेक्शन। यह आप फिगर नंबर 6.7 और 6.8 में आप देखें, 6.7 एंड 6.8। यह आपका 6.7 है जिसमें आपका पिक्चर दिखाया गया है, पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में। तो प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाया गया है, ये 6.7 में। और दूसरा जो है आपका 6.8 फिगर है, 6.8 फिगर नंबर यह है, इसके बारे में बात कर रहा होगा। यह आपका फिगर है एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह दो आपके फिगर्स हैं जिनमें आपका जो डार्विन ने अपना कंसेप्ट दिया था, ठीक है, जो कि दो थे, एक थे आपका सार्वजनिक अवरोहण और एक था प्राकृतिक वर्ण विकास। ठीक है, तो एक नेचुरल सिलेक्शन था और एक सार्वजनिक अवरोहण था। यह दो थियरी थी मेन जो डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सार्वजनिक अवरोहण को कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट और एक है आपका नेचुरल सिलेक्शन। अब आगे पढ़ते हैं, देखें ध्यान से। इवन बिफोर डार्विन, ठीक है, डार्विन से पहले अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क, ठीक है, डार्विन से पहले एक फ्रेंच के नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था लैमार्क, हैड सेड दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड बट ड्राइवन यूज एंड डिसयूज। ठीक है, यूज आर्गन। ठीक है, तो डार्विन के पहले एक साइंटिस्ट थे लैमार्क, उन्होंने कहा कि यूज और डिसयूज के बेस पर ही जो है एवोल्यूशन होता है। इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क हैड सेड दैट। ठीक है, तो डार्विन से पहले एक नेचुरलिस्ट थे लैमार्क, उन्होंने कहा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड। लाइफ में एवोल्यूशन होता है लेकिन ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज, लेकिन वो आगे जो है यूज और डिसयूज के बेस पे आगे बढ़ता है। आप जिसका यूज ज़्यादा करेंगे वो आगे बढ़ेगा और जिसका यूज कम करेंगे वह आगे नहीं बढ़ेगा। तो डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक थे लैमार्क, उन्होंने कहा था जीव रूपों का जो विकास होता है वो अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। अंगों का उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर, जीवों में विकास हुआ है। ठीक है, जो जीवों का विकास है वह ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज आर्गन, अंगों के उपयोग और उपयोग के आधार पर होता है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। ठीक है, उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया, हु इन एन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन टाल ट्री had to adapt by elongation of their neck।
ठीक है। और वे जो है लंबे लंबे पौधों के पत्तियों को खाने लगा, जिससे उनका नेक जो था वो धीरे धीरे लंबा हो गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जीवों में एवोल्यूशन तो हुआ है, जीवों का जो एवोल्यूशन है वह आर्गन के यूज और डिसयूज के कारण हुआ है। यह बातें लेमार्क ने कहा। ऑर्गन्स के यूज और डिसयूज के कारण जो है डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ है। और उन्होंने इसके लिए एक जिराफ का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, जिराफ का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने बताया कि यह जो लॉन्ग ट्री थे, टॉल ट्रीज थे, उनके लीफ को खाता था और इसकी वजह से इसके नेक में इलांगेशन हुआ, गर्दन की लंबाई बढ़ गई। ठीक है, तो जिसमें ऊंचे पौधे की पत्तियों को खाने की वजह से उसके गर्दन की लंबाई बढ़ गई और वह एडाप्ट हो गया। ठीक, तो हु इज एन एडाप्ट टू फ्रेश लीव्स, जो नई नई पत्तियां निकलती थी पौधों में, उनको यह खाता था। ऑन टॉल ट्री हैड टू एडाप्ट बाय एलोंगेशन ऑफ देयर नेक, धीरे धीरे उसकी गर्दन जो है बढ़ गई। एज दे पास ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलांगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से यह जो गर्दन बढ़ने वाली समस्याएं थी, यह धीरे धीरे उसके आने वाले जनरेशन में जाती गई और उसके नेक जो थे वह बढ़ते चले गए। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर कम टू एक्वायर लॉन्ग नेक। ठीक है, समय बीतता गया और कुछ ही वर्षों में जो जिराफ्स थे उनके लंबी गर्दन वाले रूप प्रकट हो गए। Nobody believe this conjecture anymore। ठीक है, कोई भी इनके अलावा इस बात को आज विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो यह जो लेमार्क ने अपनी बातें कही थी, उनके अलावा जो है कोई इस बात का विश्वास नहीं करता है। तो इसमें आपने देखा कि डार्विन के पहले एक फ्रांस के प्राकृतिक वैज्ञानिक थे लेमार्क। उन्होंने कहा था कि जीव रूपों का जो विकास है वह अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ है। इसके लिए उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह ऊंचे पेड़ों की जो नई नई फुनगियाँ निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, को चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर एडाप्ट किया, अनुकूलित किया। इस लंबी गर्दन की प्राप्ति की स्पेशलिटी को, ठीक है, उनके संतानों में प्राप्त हुआ और वर्ष वर्ष जो है एक एक ईयर करके जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन प्राप्त की जो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो आज इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस आर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन जो है एक प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का परिणाम है। ठीक है, इज इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस आर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का रिजल्ट है? क्या विकास एक प्रक्रम है अथवा एक प्रक्रम का परिणाम है? ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। द वर्ड वी सी ठीक है, इनएनिमेट एंड एनिमेट। जो वर्ड हम देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वह दिखने वाला हो चाहे न दिखने वाला हो। ठीक है जी, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं आँख से देखकर, और कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। तो द वर्ड वी सी, ठीक है, जिस हम वर्ड को देख रहे हैं वे दो फॉर्म में है, एक है इनएनिमेट और एक है एनिमेट। इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। इसी में जो है इवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन हो, यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है। ठीक है, इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। यह विकास की एक क्रमिक कहानी है। ठीक है, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ड, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस।
ठीक है, जब हम इस वर्ड के इन स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में व्याख्या करेंगे, एक प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब करेंगे। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी, ठीक है, तो व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम इस वर्ड के स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ एज ए प्रोसेस, तो एवोल्यूशन को हम एक प्रोसेस के रूप में बताएंगे, ठीक है, प्रोसेस के रिजल्ट के रूप में नहीं बताएंगे, इवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में बताएंगे। तो आपने देखा कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर प्रोसेस का रिजल्ट है। तो आज हम जो वर्ल्ड देख रहे हैं, चाहे वह, ठीक है, इन एनिमेट हो या एनिमेट हो, चाहे वह चेतन हो चेतन हो, यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है, ठीक है, यह जो है एवोल्यूशन की एक क्रमिक कहानी है, ठीक है। और जब हम वर्ड के इस स्टोरी की व्याख्या करते हैं, जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं, तो हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम विकास को एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं, ठीक। ऑन द अदर हैंड्स, दूसरे शब्द में, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करेंगे, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव के एक प्रक्रम के रिजल्ट की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम इस अर्थ पे लाइफ के स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे, तो उस कंडीशन में हम इवोल्यूशन को, वी ट्रीट एवोल्यूशन एज ए कंसिक्वेंट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, तो हम इवोल्यूशन को, ठीक है, एक प्रोसेस के रूप में, एक परिणाम, एक रिजल्ट के रूप में बताएंगे, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का होगा, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो चेतन हो, यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है, ठीक है। जब हम दुनिया की एक कहानी की व्याख्या करते हैं, तो हम विकास को एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं, या फिर दूसरे शब्द में कहें कि जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं, तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणामों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो जब हम ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिस्क्राइब करेंगे, तब हम इवोल्यूशन को, ठीक है, एक रिजल्ट के रूप में बताएंगे, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के रूप में हुआ था, ठीक। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस आर द रिजल्ट अननोन प्रोसेस, ठीक है। तब भी हम इवोल्यूशन के नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के रिजल्ट की व्याख्या करते हैं, ठीक है। हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को एक प्रोसेस के रूप में देखें या फिर अननोन प्रोसेस के फाइनल रिजल्ट के रूप में देखें, ठीक है, अननोन प्रोसेस के फाइनल रिजल्ट के रूप में देखें। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस आर इन रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम विकास के, इवोल्यूशन के नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के रिजल्ट की व्याख्या करते हैं, हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं कि हम इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को एक प्रोसेस के रूप में देखें या फिर अननोन प्रोसेस के फाइनल रिजल्ट के रूप में देखें, इन रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस के रूप में देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इट इज पॉसिबल दैट, यह संभव हो सकता है कि द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन, ठीक है। तो थॉमस माल्थस का जो पॉपुलेशन पे वर्क था, ठीक है,
डार्विन को प्रभावित किया हो। ये हो सकता है कि जो थॉमस माल्थन ने पॉपुलेशन पे वर्क किया था वह चीजें डार्विन को प्रभावित किया हो। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन, थॉमस माल्थस का जो भी पॉपुलेशन पे रिजल्ट था उस रिजल्ट को देखकर हो सकता है डार्विन जो है वह इन्फ्लुएंस हुए हों, प्रभावित हुए हों, अपना विचार रखे हों। तो यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस के पॉपुलेशन के संदर्भ में किए गए कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया हो। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो खास ऑब्जर्वेशन पर आधारित है जो कि फैक्चुअल है, जो कि तथ्यात्मक है। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। ठीक है, तो प्राकृतिक चुनाव जो है कुछ खास प्रेक्षण पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, populations are stable in size except for seasonal fluctuations, member of population vary in characteristics, ठीक है, even though they look superficially similar, most of variation are inherited etc। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह संभव हो सकता है कि जो डार्विन थे वह थॉमस माल्थस के पॉपुलेशन पे किए गए वर्क से प्रभावित हों, और जो नेचुरल सिलेक्शंस हैं कुछ खास ऑब्जर्वेशन के बेस पे थे, ठीक है, जो कि फैक्चुअल है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित हैं। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, पॉपुलेशन की संख्या भी जो है स्टेबल है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वह भी जो है स्थिर रहती है। सिर्फ सीजनल फ्लक्चुएशन, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन में जब चेंजिंग होती है या मौसम का उतार चढ़ाव होता है तो उसमें थोड़ी सी संख्या जो है कम ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेंबर ऑफ पॉपुलेशंस जो होते हैं वे स्टेबल होते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है स्टेबल होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पॉपुलेशंस वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं उनके लक्षणों में थोड़ी सी अंतर पाई जाती है। ठीक है, एक जीव संख्या के सदस्य जो है विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक। ठीक है, वस्तुतः दो इंडिविजुअल जो हैं वह एक जैसे नहीं होते हैं। नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, यहाँ तक कि वो बाहर से देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ असमानताएं, डिफरेंसेस होते हैं। और मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, अधिकांश जो डिफरेंस हैं वह इनहेरिटेड होते हैं, उनके आप स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक चुनाव था, नेचुरल सिलेक्शन था, वो ऑब्जर्वेशन पे बेस पे था और फैक्चुअल था। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, मौसम के उतार चढ़ाव को छोड़ दिया जाए तो जीव संख्या स्थिर रहती हैं, एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। ठीक है, एक जीव संख्या के सदस्य जो हैं वो विशिष्टताओं में भिन्न अलग अलग होते हैं। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, दो इंडिविजुअल जो हैं वह एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, यहाँ तक कि ऊपरी तौर पे देखने पर वह एक जैसे लगते हैं लेकिन फिर भी वह एक जैसे नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड, अधिकांश जो वेरिएशंस होते हैं वे इनहेरिटेड होते हैं, आप स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, दे द फैक्ट दैट theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally। ठीक है, तो वास्तविकता रूप में अगर कहा जाए कि सिद्धांत के रूप में जो पॉपुलेशन है वह विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है। ठीक है, द फैक्ट दैट theoretically population size will grow exponentially
इन एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। ठीक है, अगर जो है प्रत्येक लोग जो है मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करें तो पॉपुलेशन की जो साइज है वह एक्सपोनेंटली बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, तो वास्तविकता यह है कि सिद्धांत रूप में जो पॉपुलेशंस हैं, जीव संख्या जो है वह विस्फोटक रूप से बढ़ सकती हैं। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन, और इस बात को हम बैक्टीरिया के पॉपुलेशन में देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर उनको फीडिंग मटेरियल्स दिया जाए तो उनकी संख्या बहुत तेजी से, एक्सपोनेंशियल तरीके से बहुत तेजी से बढ़ती है। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इज रियलिटी आर लिमिटेड, और फैक्ट की बात अगर किया जाए तो पॉपुलेशन साइज जो है वह लिमिटेड है वास्तव में। इसका मतलब क्या हुआ है? मीन्स दैट, इसका मतलब यह है दैट हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। इसका मतलब है जो भी सुविधाएं हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके लिए कंपटीशन होता है। संख्या जो है बहुत तेजी से तो बढ़ सकती है, लेकिन वास्तव में पॉपुलेशन लिमिटेड है। उस लिमिटेड पॉपुलेशन का रीजन है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए कंपटीशन होने लगेगा, जिससे पॉपुलेशन जो है लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे, अधिकतम रिप्रोड्यूस करे, और बैक्टीरिया के पॉपुलेशन की इस वृद्धि को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यह फैक्ट जो है वास्तविकता में पॉपुलेशन का आकार सीमित है। ये तथ्य है कि जो पॉपुलेशंस हैं वे सीमित हैं, का मतलब है कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, संसाधन जो है उनके लिए प्रतियोगिता होता है। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लॉरिश। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं केवल कुछ ही जो है दूसरों की कीमत पर जीवित रह पाते हैं, जो कि स्वयं नहीं ठीक है, उन्नति कर सकते हैं। जो स्वयं नहीं उन्नति कर सकते हैं, ठीक है, उनके बेस पे जो है कुछ ही जिंदा रह पाते हैं। ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रीव, कुछ जो है उनमें से ऐसे हैं जो सर्वाइव करेंगे और अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। द कोस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लावरिश। ठीक है, और जो दूसरे हैं वे, ठीक है, दूसरों पर निर्भर होके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा। केवल कुछ ही दूसरों की कीमत पर उत्तरजीवित रह पाएंगे, जो कि स्वयं नहीं फल फूल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिनकी पास व्यवस्थाएं हैं, रिसोर्सेज हैं, वो तो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, और कुछ ही हैं जो दूसरे के सहयोग से बढ़ पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, तो वो अपना ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ सहयोगी भी होते हैं जो उनके साथ जुड़े रहते हैं, उनको भी भोजन पानी मिल जाता है, तो अपने बेस पे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन उनके दूसरे के बेस पर भी वह अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। दूसरे के सहयोग से वह बढ़ सकते हैं, लेकिन वह खुद नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह फैक्ट है कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार जो है लिमिटेड है, सीमित है। इसका मतलब है कि रिसोर्स जो है, जो संसाधन है, उनके लिए कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, और केवल कुछ ही दूसरों की कीमत पर उत्तरजीवित रह पाते हैं, जो कि स्वयं नहीं ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, द नॉवेल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस। ठीक है, डार्विन की जो नूतनता है, नॉवेल्टी है, और वैचारिक अंतर्विचार है, वह यह था कि, ठीक है, द नॉवेल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस। ठीक है, इसका कारण, इसका रीजन, ठीक है, जो नया चीज था, जो ब्रिलियंट इनसाइट था डार्विन का, वो यह था कि ही asserted that variation which are heritable and which make resource utilize better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny। ठीक है, तो जो मेन चीजें थी डार्विन की, जो नई चीजें थी डार्विन की, तो यह था कि डार्विन की जो नया विचार था, उन्होंने दावा किया कि जो वेरिएशंस होते हैं,
ठीक है, जो वेरिएशंस होते हैं, ही असर्टेड दैट वेरिएशंस, जो विभिन्नताएं होती हैं वही वंशागत होती हैं, विच आर हेरिटेबल। जो वेरिएशंस होंगे वही हेरिटेबल होंगे। ही असर्टेड दैट वेरिएशंस विच आर हेरिटेबल, जो वेरिएशंस होंगे वो हेरिटेबल होंगे, वही आप स्प्रिंग में जाएंगे, ठीक है, और वही जो जाएंगे, एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, और वह दूसरों की तुलना में जो वेरिएशंस हेरिटेबल होंगे, जो आप स्प्रिंग में जाएंगे, वही बनाएंगे कि वह जो है वह दूसरों की तुलना में अच्छे तरीके से रिसोर्स का यूज कर पाएगा। अच्छे तरीके से वह जो नए लोग बनेंगे वह रिसोर्स का अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे, और जब अच्छे तरीके से रिसोर्स का यूज कर पाएंगे, उस कंडीशन में एडाप्टेड टू हैबिटेट बेटर, और उस हैबिटेट में वो अच्छे तरीके से एडाप्ट होंगे, विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस, और वही लोग अपने रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होगी, उन्हीं लोगों के पास रिप्रोडक्शन की क्षमता होगी, एंड लिव मोर प्रोजेनी, और वह अपने अधिक से अधिक प्रोजेनी को तैयार करेंगे। ठीक है, तो डार्विन की जो नूतनता और वैचारिक अंतर विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि जो वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, जो कि हेरिटेबल होते हैं, और जो कुछ एक के लिए रिसोर्सेज की उपयोगिता को बेहतर बनाती है, एनवायरमेंट के बेहतर अनुकूलन करती है, केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती है कि वे प्रजनन करें, रिप्रोड्यूस करें, और अधिक से अधिक संतान को छोड़ें। ठीक है, ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रीव द कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लावरिश। द नॉवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, ही असर्टेड दैट वेरिएशन विच आर हेरिटेबल। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो वेरिएशन है वही हेरिटेबल है, वही आगे जाएंगे, एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फ्यू, और जो आगे बढ़ेगा वही जो है रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा, विच एनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस, और वही रिप्रोड्यूस करने में योग्य होंगे, एंड लिव मोर प्रोजेनी, और अधिक से अधिक उनकी संतानें बनेंगी, ठीक है, बचेंगी। हैंस ठीक है, हैंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम ओवर मेनी जनरेशन survivors will leave more progeny, and there would be chance in population characteristic, hence new form appear to arise। ठीक है, तो इस तरह से, इस प्रकार जो है एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, ओवर मेनी जनरेशन, कई पीढ़ियों के बाद, सर्वाइवर विल लीव मोर प्रोजेनी, सर्वाइवर जो हैं, जो बचे रहेंगे, वह बहुत सारे संतानों को छोड़ जाएंगे। दैट वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पॉपुलेशन के अनुसार अपने लक्षणों को काफ़ी परिवर्तित दिखाई देंगी, एंड हेंस न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज, और वो लगेंगी कि एक नए रूप में जो नए जीव पैदा हुए हैं वो इस तरह से लगेंगी दिखने। ठीक है, तो इस प्रकार से एक निश्चित टाइम पीरियड, एक समय विधि के दौरान, बहुत सारी पीढ़ियों के बाद, ठीक है, एडाप्टेशन के द्वारा जो है नए नए संतानों को छोड़े जाएंगे, और वे जीव संख्या की विशेषताओं में एक बदलाव होगा, और इस तरह से पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होते हैं। ठीक है, हेंस न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज, इस तरह से पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होते हैं। ठीक है, तो हेंस फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय में, ओवर मेनी जनरेशन, कई जनरेशन के बाद, सर्वाइवर विल लीव मोर प्रोजेनी, जो सर्वाइवर है, जो बचा रह जाएगा, वो बहुत सारे संतानों को छोड़ेगा। दैट वुड बी चांस इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिनमें जो है पॉपुलेशन का एक विशेष लक्षण होगा, उनमें एक विशेष लक्षण दिखाई देंगे, चांस होंगे, अवसर होंगे, एंड हेंस न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज, और एक न्यू फॉर्म जो है प्रदर्शित होगी, एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, ये आपका एवोल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ अगले टॉपिक की चर्चा होगी। थैंक यू।